YouTube चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूँ जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ हैं ईशा तारिक और मैं हूँ फैसल और अलीजा। आज हम चारों लोग इकट्ठे हुए हैं। पता है क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि हमारी जो इनसाइड रिएक्शन की फैमिली है उनकी डिमांड ही इतनी ज्यादा आ रही थी। और एक वीडियो इतनी बड़ी वीडियो वही सब बात कर रहे हैं रतन टाटा की कि उनकी जो पूरी बायोग्राफी है उस पे, और स्पेशली एक बंदा है विवेक बिंद्रा। हर कमेंट में कि आप विवेक बिंद्रा की वीडियो देखें, विवेक बिंद्रा की वीडियो देखें। मैंने कहा भाई देख लेते हैं, ये ना हो कि विवेक बिंद्रा भी भाई कोई ब्रांड हो। पूरी एक केस स्टडी लाते हैं, बड़ी डिटेलिंग। अगर किसी का कैरियर बताना है, किसी की लाइफ स्टोरी बतानी है तो बड़ा डिटेल में वो ले आते हैं चीजें, और इंसान को बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है और बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी ये जो कह रहे हैं ना कि रतन टाटा की आप बायोग्राफी देखें, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की क्योंकि मैं उस साइड पे आ रहा था कि उनका जो जीडीपी है पाकिस्तान का, वो वाला जो क्रॉस वाला क्वेश्चन जो टॉपिक चला था, उससे ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया है कि वो ऐसे कैसे कितने कौन से बिजनेस कर रहे हैं, कि वो कर क्या रहे हैं। हमारी जीडीपी वैसे भाई चाह रहे हैं हम चारों बैठ के इकट्ठे रोए इधर बैठ के। नहीं, मैं तो इंस्पायर होता हूँ। अगर किसी की कोई अच्छी चीज हो मैं तो इंस्पायर होता हूँ। मेरी आप क्या? मैं इंस्पायर होती हूँ भाई, मजाक कर रही हूँ। लेकिन और- मैं वैसे यहाँ मैं देखती हूँ केस स्टडीज वगैरह देखना, ये सारा देखना मुझे बड़ा पसंद है। और नॉलेज हाँ। बढ़ता है, और उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हमें जो है वो ऐसा दिल करता है कि ये वाली चीजें पाकिस्तान में हो, ये पाकिस्तान में हो, तो वो और ज्यादा जो है ना सेंटिमेंट्स और इमोशंस अटैच हो जाते हैं। चलिए जी, तो अच्छा। वीडियो का टॉपिक जवेरी आप क्या है? वीडियो का टाइटल है अनहर्ड स्टोरीज ऑफ सर रतन टाटा बायोग्राफी केस स्टडी बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, और ये है 29 मिनट की वीडियो है पूरी। आप लोगों ने वीडियो देखनी है और उसके बाद हम अपनी ओपिनियंस और इसमें सारी चीज हम ये भी बता देते हैं कि ये अगर इतनी लंबी वीडियो है ना, तो उससे हम जो ओपिनियंस है, जो हमारी डिस्कशन है, वो भी आगे जाएगी। तो वो इसलिए ये वीडियो जो है वो काफी बड़ी होने जा रही है, इसलिए हमने टीम भी बड़ी कर दी है। और ये आप लोगों की ही डिमांड थी। आप लोगों की डिमांड थी, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लें। लेकिन एंड तक वीडियो को देखना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हम ओपिनियन अपनी खुल के जो है ना डिटेल्स में बात एंड पे ही कर पाते हैं, क्योंकि हमें ये खुद ही कहते हैं कि ड्यूरिंग वीडियो क्लास ले लेते हैं हमारी, मतलब हमें सुना देते हैं। वीडियो ना पक किया करो। अब हम चुप करके देखेंगे और सुकून फिर से। बाद में बात करेंगे। डिस्क्लेमर आ गया। माता पिता का तलाक 10 साल की उम्र में हो गया। मां ने दूसरी शादी कर ली, जिंदगी भर सौतेले भाई के साथ रहे। आस पड़ोस के बच्चे चिढ़ाते तंग करते रहे, अपनी खुद की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, जिंदगी भर अकेले रहना पड़ा। जब अमेरिका गए तो बर्तन धोते रह गए। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ business.com। बॉलीवुड की कहानी नहीं है ये कोई, वापस आ चुका हूं पूरे जोश के साथ। इस बार बात करूंगा रतन टाटा पे। बहुत कमेंट्स किए थे आपने, रतन टाटा सर, रतन टाटा देश के रतन टाटा। इससे पहले भी मैंने अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बॉलीवुड पे 4 केस स्टडी दी थी। चारों का व्यूअरशिप मिलियंस में गया है। खड़ा हो चुका हूं, अब कोई वीडियो बैठ के नहीं बना रहा हूं, पूरे जोश के साथ आ चुका हूं। अगर आप थोड़े नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, सरदार पटेल, और अगर 5 लाख लाइक दिए ना तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी भी बना सकता हूं। क्यों कहते थे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? अब वीडियो मिस मत करिएगा, नई लर्निंग दे रहा हूं आपको। सही कार्य करने के लिए समय हमेशा ही सही होता है। कौन थे रतन टाटा? इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट, कोई ट्रेंड पायलट, पद्मश्री, पद्म विभूषण? कौन थे? लंदन में इनको सर का टाइटल दिया, ऑनररी नाइट बोलते हैं उसको। यूके में टाइटल दिया गया इनको सर, इसीलिए मैं भी पूरे वीडियो में बोलूंगा सर रतन टाटा। इनकी चेयरमैनशिप में इनका रेवेन्यू टाटा ग्रुप का 40 गुना बढ़ा। 22 साल में 40 गुना रेवेन्यू बढ़ा। प्रॉफिट इन्होंने 50 गुना बढ़ाया। ग्रेटनेस रतन टाटा की ये थी कि ये हर डीप इंसल्ट को स्टीप रिजल्ट में कन्वर्ट करते थे। आप इनकी बेइज्जती करो, इनको डीप इंसल्ट दो, ये स्टीप रिजल्ट क्रिएट कर देंगे। जितना इनको तंग करो ये उतना ग्रो कर जाते हैं। 90% स्टार्टअप 5 साल में फेल हो जाते हैं इंडिया में। 90% स्टार्टअप 90% 5 साल में फेल हो जाते हैं। केवल बचे हुए 5% स्टार्टअप है जो अगले 10 साल तक चल पाते हैं, और 0.01% कंपनियां जो 100 साल तक चलती हैं। टाटा ग्रुप ऐसी कंपनी है जो 150 से ज्यादा साल से चल रही है। आज टाटा ग्रुप इतना बड़ा हो गया कि इनकी 100 से ज्यादा कंपनियां 100 से ज्यादा देशों में चल रही है। हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज पूरे देश के अंदर इनका। टीसीएस अकेली इतनी बड़ी है कि पूरा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ और टीसीएस का मार्केट कैप एक तरफ। 3 साल पहले इसने दोबारा सुन लो, पूरा पाकिस्तान
पूरा उसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ, उनका टोटल मार्केट कैप पूरे देश की सारी कंपनियों का, और हमारी टीसीएस एक तरफ। ये रतन टाटा 4% अकेले जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 50,000 करोड़ के लगभग का टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं एक साल का। पूरा आसाम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गोवा मिला के इतना टैक्स कलेक्ट नहीं करता जितना टाटा ग्रुप अकेला देश को टैक्स देता है। आज हम सबके पास सुविधाओं में टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है। 28 दिसंबर 1937 को पारसी श्री रतन टाटा, सर रतन टाटा आज 83 साल के हो चुके हैं, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस में हार्वर्ड में पढ़े। पिता नवल टाटा, मां सुनी टाटा। आपस में उनका डिवोर्स हो गया तो ये दादी नावजी भाई टाटा के साथ रहे। 1962 में अमेरिका से जब लौट के आए इंडिया में, तो उनकी पहली नौकरी टाटा स्टील में लगी जमशेदपुर के अंदर, और उस समय सारे मजदूरों के साथ रहते थे, शॉप फ्लोर पे रहते थे, उनके साथ ही डॉर्मेट्री में सो जाया करते थे, खाना भी लाइन में लग के कैफेटेरिया में उनके साथ लंच किया करते थे। इन्होंने पूछा गाड़ी मिलेगी, उनको बोला क्या गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, साइकिल पे आया करो अच्छा रहेगा। बोले साइकिल, अच्छा मैं समझ गया। तो ये पैदल ही आने लगे, साइकिल पे भी नहीं आए। अपनी लीडरशिप में इन्होंने टीसीएस को लिस्ट किया, पब्लिक गए, टाटा मोटर्स को उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया ताकि इंटरनेशनल पावर और रिकॉग्निशन मिल सके। एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप उन्होंने बहुत सारी फॉरेन कंपनीज, टेक्ली, देवू कमर्शियल व्हीकल, कोरस ग्रुप स्टील के लिए, जैगुआर लैंड रोवर की कहानी तो आपको पता ही है। वो मैं बिल फोर्ड की कहानी, इनकी टाटा और बिल फोर्ड की बेइज्जती की कहानी पहले कवर कर चुका हूं कि कैसे इनकी बिल फोर्ड ने बेइज्जती करी थी। जब ये अपनी कंपनी बेचने डेट्रॉइट गए तो उन्होंने कहा तुम पे एहसान कर रहा हूं। रतन टाटा ने अपनी कंपनी बेची नहीं। बाद में बिल फोर्ड इनके पास डेट्रॉइट से मुंबई आए, बोले आप हमारी कंपनी खरीद के एहसान कर रहे हैं, तब उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर ली थी। 5 स्ट्रैटेजी पहले बिजनेस की लेता हूं, फिर बताऊंगा रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं करी और इनके 10 अनसुने किस्से, वो कहानियां जो सुन के आप बहुत इंस्पायर्ड होंगे। पहले 5 स्ट्रैटेजी। पहली स्ट्रैटेजी ऑर्गेनिक ग्रोथ लेते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जो अपने आप मिल सके, नई मार्केट, नई टेक्नोलॉजी, नया कस्टमर, नई मार्केट, नई टेक्नोलॉजी, नया कस्टमर, ढूंढते रहो। कौन सी नई मार्केट, कौन सी नई टेक्नोलॉजी, कौन सा नया कस्टमर। दूसरी इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जो अपने आप होगी ठीक है, आप इनऑर्गेनिक ग्रोथ लेंगे, टेक ओवर करेंगे, एक्विजिशन करेंगे, दूसरी कंपनियां खरीदेंगे, छोटी कंपनियां खरीदेंगे, खुद को बड़ा करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, पार्टनरशिप्स करेंगे, स्ट्रैटेजिक अलायंस करेंगे। तीसरी स्ट्रैटेजी, जो धंधा अच्छा नहीं है उसमें से एग्जिट कर लो। कॉस्मेटिक, पेंट, ऑयल, सोप, फार्मा, सीमेंट, ये 6 कंपनियां की चली नहीं, उनसे एग्जिट कर गए, बाहर निकल जाओ, कोई अटैचमेंट नहीं, धंधे को धंधे की तरह चलाना है। चौथी स्ट्रैटेजी, एंटर करो उसमें जो चलेगा, रिटेल, टेलीकॉम, बायोटेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी, इनका बहुत अच्छा चलता रहा, उसमें एंटर करके उसको बड़ा करते गए। और इनकी फाइनली 5वीं स्ट्रैटेजी क्या थी कि कोर बिजनेस को पकड़ के रखो, स्टील, मोटर, केमिकल और पावर, ये इनके कोर बिजनेस थे। अब लेते हैं 10 वो कहानियां। 10 में से पहली कहानी बहुत लोगों के मन में है, रतन टाटा जी ने शादी करी क्यों नहीं। एक बार आया था मौका, वो शादी के बहुत नजदीक पहुंच गए थे। लॉस एंजलिस में उनको वहां एक अमेरिकन देवी से बहुत प्रेम हो गया था। वो देवी जी को भी रतन टाटा से बहुत प्रेम हो गया था, और वो अमेरिकन देवी के साथ इतना प्रेम हो गया कि इन्होंने डिसाइड कर लिया अब शादी करें। इतने में टाटा जी को फोन आया इंडिया से, अरे बेटा रतन मैं बीमार हूं। उनकी दादी का फोन आया, इंडिया मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आखिरी समय। रतन टाटा को जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी दादी के साथ ही तो बिताई थी। तो उन्होंने देवी जी को बोला कि चलो चलते हैं अब इंडिया में शादी करेंगे हम लोग, और दादी से भी आपको मिलवाऊंगा। तो वहां बेटी को रुकना पड़ गया क्योंकि उसके माता पिता ने बोला इंडिया में इंडो चाइना का वॉर चल रहा है, 1962 का समय था, इंडो चाइना वॉर चल रहा था। उन्होंने कहा अभी इंडिया जाना ठीक नहीं है। ये इंडिया गए, सोचा वो देवी जी आने वाली है, उधर उसके माता पिता ने उसकी शादी किसी और से करा दी। रतन टाटा को सुन के बहुत धक्का लगा क्योंकि वो वचन दे चुके थे। रतन टाटा ने अपने कई इंटरव्यूज में ये बात बोली कि जो मैं बोलता हूं उसे पूरा करता हूं, मेरे मुंह से ऐसे शब्द नहीं बोलता मैं। I tend to not say things loosely. I try to live up to whatever I've said, the commitments I've made. क्योंकि इन्होंने उस लड़की को वचन दिया था कि मैं शादी तुमसे करूंगा, अब उसने किसी और से कर ली, तो रतन टाटा ने जिंदगी भर दोबारा शादी नहीं करी, अकेले रहे, लोनर रहे। See, it is not easy to be loyal to someone who is not loyal to you. वो लड़की इनको लॉयल नहीं थी रतन टाटा को, तो भी बावजूद उसके कि कोई अपनी लॉयल्टी ना दिखाए तब भी जिंदगी भर लॉयल रहे। आज तक उसकी याद में उन्होंने दोबारा शादी नहीं करी। लॉयल्टी जो है ना वो ग्रे नहीं होती है, या तो ब्लैक है या व्हाइट है, लॉयल्टी बीच में नहीं होती, या ब्लैक है या व्हाइट है। जिंदगी भर रतन टाटा ने शादी नहीं करी। लेकिन अब मैं आपको बात करता हूँ दूसरी कहानी का किस्सा। एक बार ये नासिक की तरफ जा रहे थे मुंबई से, कई सीनियर ऑफिशियल थे, गाड़ी में जा रहे थे, रास्ते में इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, और टायर पंचर हो गया तो सब अपना गाड़ी से उतरे, अपना कैजुअल थे, वहां पे इधर उधर घूम रहे थे, कोई अपना चाय पी रहा था टपरी पे, कोई अपना सुट्टा मार रहा था, तो सब तरह कैजुअल हो गए, इधर उधर घूम रहे थे। और तभी देखा कहीं रतन टाटा नहीं दिख रहे, रतन टाटा नहीं दिख रहे।
अरे भाई कहाँ गए रतन टाटा, कहाँ गए रतन टाटा? चाय पी रहे हैं, अरे कहीं कहीं वॉशरूम गए हैं। तो रतन टाटा अचानक लोगों ने देखा कि अपनी स्लीव ऊपर करके और अपने टाई को कंधे पे ऐसा पीछे टांग करके, उसके बाद जो है जैक और पाने को हाथ में पकड़ के दूसरे टायर का प्रेशर चेक कर रहे, उसके साथ पंचर लगवा रहे। तो लोगों ने आके पूछा, भाई आप रतन टाटा हैं, आप काहे पंचर लगा रहे भैया? वो उसका काम है पंचर लगाने का। तो बोले देखो, अगर इसको 15 मिनट लगते हैं पंचर लगाने में, मेरी मदद से 7.5 मिनट में कर लेगा, तो जहां मीटिंग में पहुंचना हुआ 7.5 मिनट ज्यादा मिल जाएगा मुझको। अगर मैं Time टाइम is money. करता हुआ लॉस ऑफ टाइम इज लॉस ऑफ मनी। प्रश्न ये Loss of उठता time है is कि loss of आपने money. कब अपने से नीचे के स्तर पे जाकर के जिंदगी में कोई काम किया है? आखिरी बार कब किया था आपने? कब आपने अपने स्तर से नीचे उतर करके दूसरों की मदद करी थी? रतन टाटा जिंदगी भर सिखाते रहे, लीडरशिप इज नॉट पोजीशन, इट इज एक्शन। ये पोजिशनल पावर नहीं, पर्सनल पावर है। मुंबई का 26/11 का ताज अटैक, और वो अटैक जिसमें वो जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने सबकी मदद करी। जो जो आदमी का वहां नुकसान हुआ, इनके जितने एम्प्लॉय थे पर्सनली उनके घर तक गए, ये तो आप जानते हैं। 50, 60, 70, 80 लाख रुपए तक उनको कॉम्पनसेशन दिया, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन, उनको पैसा दिया। इतना ही नहीं, सबको जिंदगी भर के लिए एक मेडिकल काउंसलर भी दिया। किसी को साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हुआ, कोई टेंशन हुआ, क्योंकि इतनी गोलियां बमबारी हुई थी वहां, जिंदगी भर के लिए उनको डॉक्टर भी दिया। जिसका देहांत हुआ उसको पहले 50, 60, 70, 80 लाख रुपए तो दिया, पर साथ में उसकी बची हुई जितनी नौकरी थी, उसकी पूरी जिंदगी की आखिरी जो सैलरी थी वही तनख्वाह उसको जिंदगी भर दी। उसके बाद उसके घर पे परिवार में बच्चों की एजुकेशन की, मैरिज की, मेडिकल की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ऐसे थे रतन टाटा, जिंदगी भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और अगर तुमने कोई कर्जा लिया तो वो कर्जा भी माफ किया। इतना ही नहीं कि जो लड़का पहला महीना हुआ है आके, पहला दूसरा दिन हुआ है, ऐसा भी एक लड़का था। ऐसे भी कुछ लड़के थे जिनको बिल्कुल अभी होटल में ज्वाइन ही किया था, ट्रेनी थे, उनको भी ऐसे ही पूरा कॉम्पनसेट किया। ये सब तो सब समझते हैं, पर जो बात जिसने मुझे हैरान कर दिया, जिसके कारण मैं भी अपनी कंपनी में स्टैंडर्ड को चेंज कर रहा हूँ, वो ये है कि उन्होंने अपने होटल वालों की तो मदद करी, बाहर आसपास बाजार में जो पुलिस वालों को गोली लगी उनको भी उन्होंने कॉम्पनसेट किया। वहां पेडेस्ट्रियन जो राही चल रहे थे, वहां पे राहगीर थे, चाय वाला था, भेलपुरी वाला था, गुब्बारे वाला, पाव भाजी वाला, पान की दुकान, टपरी, जिनको टाटा ग्रुप से कोई मतलब नहीं, उनको भी उन्होंने मॉनेटरी भी पैसे से भी मदद करी, और साथ में टाटा ग्रुप में नौकरी भी दिलाई। और ये सब कुछ उन्होंने केवल 20 दिन में कर लिया। दूसरी तरफ एक लड़की थी देविका, सीएसटी स्टेशन पे, उसने अजमल कसाब को रिकॉग्नाइज किया था। छोटी लड़की थी, 10, 11, 12 साल की, और उसको उसके पिता और उसके भाई जेंट्स वॉशरूम गए थे, और छोटी बच्ची को बाहर 2 मिनट छोड़ करके, और उसको सामने से आके गोली मारी। उसी ने अजमल कसाब को आकर के बाद में कोर्ट में पहचाना था। आज रतन टाटा ने तो 20 दिन के अंदर कॉम्पनसेशन कर दिया सब कुछ। 20 दिन में फटाफट कमेटी बना के सबको मुआवजा दिया, सबकी मदद करी, सबके साथ खड़े हो गए। और तब 2008 से 2020 हो गया, एक 20 दिन, एक 2020, 20 डेज, 2020। आज 2020 तक उस लड़की को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। इनफैक्ट मछुआरे थे कहीं, मैं भी इकोनॉमिक टाइम्स में खबर पढ़ रहा था, वो मछुआरों को आज 12 साल के बाद कॉम्पनसेशन मिला। मतलब सरकार को जितना समय लगता है, टाटा को कभी समय नहीं लगता। करुणा के लिए कारण की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आप दूसरों को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो करुणा का भाव रखिए, और अगर खुद को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो भी वही करना है, तो भी करुणा का भाव रखना है। देखिए, ये ऐसे व्यक्ति थे जो वैल्यू को वैल्यू किया करते थे, वैल्यूज को, ही यूज्ड टू वैल्यू द वैल्यूज। चौथी कहानी, हार्वर्ड के अंदर अब सब लोग सोचने लगे कि भाई हम क्राइसिस मैनेजमेंट सिखाते हैं, 26/11 में सबसे बड़ा क्राइसिस था, और तब वहां के प्रोफेसर ने सोचा कि भाई हम केस स्टडी सिखाते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की। तो उन्होंने अपने 2 प्रोफेसर को भेजा कि जाके इंडिया में पता लगाओ कि रतन टाटा की ये कंपनी टाटा ग्रुप में जो होटल था, होटल के कर्मचारी इतने कमिटेड कैसे थे, कैसे अपनी जिंदगी को दांव पर डाल के दूसरों को बचाने में लगे थे। आपको तो पता है ना, एक जनरल मैनेजर भी था, करमवीर सिंह, 1 साल पुराना जनरल मैनेजर था, और उसने क्या देखा, मतलब उसकी वाइफ और उसके बच्चे उसी होटल में रुके हुए थे, और उसको पता चला, खबर मिली कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है वहीं पे, जो नीति थी उसकी वाइफ, और उसका बेटा उदय और समर, एक की उम्र 14 साल, एक की 5 साल, वो होटल के अंदर है जनरल मैनेजर करमवीर सिंह, और ऊपर फ्लोर के अंदर एक स्वीट कमरे के अंदर उनके बच्चे और उसकी बीवी की डेथ हो गई। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि आग लग गई थी वहां कमरे में, वो रुका नहीं। वो सुनने के बावजूद वो दूसरे गेस्ट को बचाने में लगा रहा। इतना ही नहीं, उनके अलावा यंग ट्रेनी थे बहुत सारे, वो भी गेस्ट को बचाने में लगे रहे, वो भी खुद वहीं रुक रहे, उनको गेस्ट को भेजते रहे होटल के अंदर। टेलीफोन ऑपरेटर फोन करके बता रहा है कि अब निकलो, अब रुको, अब निकलो, अब रुको। रिसेप्शनिस्ट जो स्टाफ थी वहां पे, वो भी ह्यूमन शील्ड बना बना करके गेस्ट को निकालने में लगे। सब लोग हैरान थे। हार्वर्ड बोला कि यार एम्प्लॉइज में ऐसा है क्या इनके,
ये क्या भरते, कौन सा इंजेक्शन लगाते कि इनके एम्प्लॉय कोई आर्मी के अफसर थोड़ी है कि अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। भाई सबसे पहले तो आदमी अपने को बचाता है, खुद निकलता है, लेकिन इनके सारे एम्प्लॉय, ताज मालदीव्स का भी था ना ताज, वहां पे भी सुनामी आया था 2004 में, उधर भी इन्होंने यही किया था। तो वो सोचे कि भाई ताज होटल के एम्प्लॉय ऐसे हैं कैसे। तो देश पांडे और रैना, ये दो आदमी हार्वर्ड से आए रिसर्च करने इंडिया में। तो पहले सोचा भाई सिंपल सी बात है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती होगी, इनका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा, इनके मैनुअल अच्छे होंगे। लेकिन वो बोले नहीं, ट्रेनिंग तो तब देना जब एम्प्लॉय 2, 4, 5, 10 साल पुराना हो जाए। यहाँ तो एम्प्लॉय नया था, जिसको आए 15 दिन हुए वो भी जान दे रहा है अपनी। तो बोले कि अच्छा रिवॉर्ड रिकॉग्निशन अच्छा देते होंगे। भाई नहीं, रिवॉर्ड रिकॉग्निशन तब दोगे जब तुम साल 2 साल 4 साल नौकरी कर लोगे, तब तो कोई अवार्ड रिवॉर्ड दोगे। वो तो 15 साल पुराने लड़के, 15 दिन क्षमा चाहता हूं, पुराने लड़के आए और होटल में अपनी जान देने में लगे। तो ये कह रहे हैं कि क्या चक्कर है, टाटा ग्रुप के होटल में कोई आदमी आता है तो अपनी जान देने को तैयार हो जाता है, पर ग्रुप के लिए, टाटा के लिए काम करता है, क्या चक्कर है। तुमने कहा भाई रिज्यूमे अच्छा था, इनका एक्सपीरियंस अच्छा था, पता चला वो भी नहीं। फाइनली रतन टाटा से जब इनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा क्या क्या चक्कर क्या है, आपके होटल का आदमी अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है। तो रतन टाटा ने बोला ये बात की बात नहीं है, ये हायरिंग से पहले की बात है। हम उसका कैरेक्टर, उसकी इंटेग्रिटी को देख लेते हैं इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू इज द की। इंटरव्यू के दौरान ही हम अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को लेते हैं जो ईमानदार है, काम करना तो हम सिखा देंगे, हमें ईमानदार लोग चाहिए। ये है टाटा ग्रुप, खुद इतने ईमानदार, उनकी ईमानदारी पे तवे पे बैठ करके इंसान आज भी कसम खा सकता है कि भाई टाटा नहीं कर सकते बेईमानी। और ऐसे ही एम्प्लॉय भी लेते हैं, कहते हैं ईमानदार ले लो। और जब ईमानदार लोग लिए तो उन्होंने अपनी जान दी होटल में लोगों को बचाने के लिए। इनका रूल क्या है, नेशन बिफोर द बिजनेस। मैं 5वीं कहानी सुनाता हूं। अब ये ताज अटैक की मैंने 2 कहानी सुनाई आपको, अब ताज ही की तीसरी कहानी देते हैं कि ताज होटल को ठीक करने के लिए रतन टाटा ने टेंडर निकाला। भाई होटल में आग लग चुकी है, होटल में गोलियां चली हैं, होटल पूरा तहस नहस हो चुका है। तो उन्होंने दुनिया भर में टेंडर निकाला कि कौन हमारे होटल को आके ठीक करेगा, रिपेयर करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो रिपेयर करने के लिए दुनिया भर में टेंडर, पाकिस्तान से 2 कंपनी ने भी टेंडर अप्लाई कर दिया कि हम आपका होटल आके ठीक करते हैं। अच्छा, उनको रतन टाटा ने ध्यान नहीं दिया, भाई पाकिस्तानी है, मैं यही कराऊंगा इनसे। कसाब साहब वहीं से आए थे। तो ये को 2 आदमी, 2 बड़े बिजनेसमैन बिना अपॉइंटमेंट लिए पहुंच गए मुंबई रतन टाटा से मिलने के लिए कि भैया हमको दे दो, हम करेंगे टेंडर पास। रतन टाटा ने उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया, कमरे के अंदर से सेक्रेटरी को बोल दिया बोल दो बिजी है। वो बाहर बैठे वेट करते रहे, पूरा सुबह से शाम हो गया। रतन टाटा ने फिर मैसेज भेज दिया उनको, बोलो चले जाओ, तुम अपॉइंटमेंट लेके नहीं आए, मैं बिजी हूं। ये दोनों पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन दिल्ली पहुंच गए एक बड़े कांग्रेस के नेता के पास। उस समय कांग्रेस का वो कैबिनेट में मिनिस्टर था, और उनके पास जाकर के बोलते हैं कि आप मेरी रतन टाटा से अपॉइंटमेंट फिक्स करा दो, हम उनका होटल ठीक कर देंगे, भैया हमारा तो काम ही यही है। तो कांग्रेस के मिनिस्टर ने रतन टाटा को फोन किया, हेलो मैं मंत्री बोल रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। रतन टाटा बोले बताइए। बोले ये 2 आदमी आए हैं बिजनेसमैन पाकिस्तान से, ये आपका होटल ठीक कर सकते हैं, इनको टेंडर दे दो, आप इनको मीटिंग तो दे दो, कम से कम इतना तो करो। तो रतन टाटा ने उनको क्या जवाब दिया, आप हैरान हो जाएंगे। बोले तुम बेशर्म हो सकते हो, मैं बेशर्म नहीं हूं, पाकिस्तानियों को धंधा नहीं दूंगा। खटाक फोन रख दिया। ऐसे हैं हमारे श्री रतन टाटा। इसी के साथ दूसरी कहानी, और 26/11 के अटैक के बाद पाकिस्तान की सरकार ने उनसे कुछ सैकड़ों हजारों टाटा सूमो को ऑर्डर दिया था। टाटा सूमो, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान को नहीं दूंगा, नुकसान बर्दाश्त है लेकिन देश से गद्दारी बर्दाश्त नहीं है। क्विकली छठी छोटी सी कहानी, एक बार एक कॉलेज के चेयरमैन उनको इनवाइट किया कि बड़े फंक्शन में 25वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी। अब रतन टाटा आए हुए, रतन टाटा है भैया, टाटा ग्रुप कंग्लोमरेट। बच्चों में भीड़ भाड़ हो गई, वो मैं देखूंगा आगे आऊंगा, मैं देखूंगा आगे आऊंगा। 2-4 बच्चों ने इधर धक्के मार दिए, आगे निकलने के चक्कर में रतन टाटा ने देखा बेचारी लड़की नीचे गिर गई। उन्होंने कहा कि आप फंक्शन खत्म होने दो, मैं आपसे मिलूंगा। फंक्शन थोड़ा लंबा हो गया, रतन टाटा जी की फ्लाइट थी और उन्होंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। प्रिंसिपल ने बोला फ्लाइट क्यों मिस कर रहे हैं साहब, बच्चे क्या हो गया। बोले नहीं, मैंने वचन दिया है, मैं इनसे मिलूंगा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये कहानी आपने पहले बॉलीवुड में बहुत सुनी होगी, लेकिन असलियत में रतन टाटा कहते हैं जो मैं मुंह से निकाल देता हूं मैं करता हूं पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7वीं कहानी, रतन टाटा एक पीपल्स पर्सन थे। आपको पता है जब जापानी कंपनी इंडिया में आती है और ऑटोमोबाइल कंपनी लगाती है तो बहुत स्ट्राइक होती है। सुजुकी, मारुति, उनके यहाँ भी बहुत स्ट्राइक हुई, होंडा के यहाँ हुई, या कोई भी जापानीज कंपनी होती है, क्योंकि मैनेजमेंट और लेबर यूनियन का आपस में झगड़ा चलता है। लेकिन एक दफा टाटा मोटर्स में भी हुआ, मैनेजमेंट और लेबर का झगड़ा हो गया। वहां पे लेबर ने उनको बोला, उनके यूनियन ने बोला कि भाई हमको ना यहाँ पे एक बोनस चाहिए, आप बोनस नहीं दे रहे।
वो इतना वायलेंट हो गया कि मजदूरों को भी चोट आई और मैनेजर्स को भी चोट आई, कुछ झगड़ा बहुत बढ़ गया और लेबर यूनियन कह रही है बोनस तो चाहिए ही चाहिए। मैनेजमेंट तैयार नहीं थी बोनस देने के लिए। आप समझना, क्योंकि मैंने तो ऑटोमोबाइल कंपनी में बहुत काम किया, मारुति ने मुझको हर साल बेस्ट ट्रेनर इन इंडिया का अवार्ड दिया है, तो मैं तो इनको जानता हूँ। इनको बोलते हैं बेसिकली लॉन्ग टर्म सेटलमेंट। लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होता है 4 साल का, जिसमें तय किया जाता है कितना बोनस दिया जाएगा, और मैनेजमेंट तय कर चुका था। पर रतन टाटा आए, उन्होंने आके कहा कि मैं लेबर से सबसे मिलता हूँ, और यूनियन से मिले, वहां उनके बीच में जाकर के जमीन पे बैठ गए और उनके साथ बैठ करके बोले कि आप ठीक कह रहे हैं, बोनस तो मिलना चाहिए, आपने खून पसीना बहाया है। जाके मैनेजमेंट को समझाने लगे रतन टाटा कि भाई इनको बोनस दो। अब मैनेजमेंट बोली सर हम ऑटोनोमस बॉडी है, हम डिसाइड करेंगे, हमारे हिसाब से बोनस नहीं देना चाहिए। रतन टाटा अड़ गए, बोनस दो, आपको देना चाहिए। मैनेजमेंट बोली आप जबरदस्ती करेंगे तो हम दे देंगे, लेकिन इनको देना बनता नहीं है। रतन टाटा बोले देखो मेरी रिक्वेस्ट है, इनको बोनस दो। अब वहां सारे मजदूर देख रहे हैं, पहली बार भी रतन टाटा खुद आए, आगे मैनेजमेंट से लड़ रहे हैं। ऐसा साइकोलॉजिकल टर्न अराउंड हुआ कि उसके बाद खुद ही सारे की सारी लेबर यूनियन ने आकर के बोल दिया कि अब हमको बोनस नहीं चाहिए, रतन टाटा आकर के हमसे लड़े, इतना ही काफी है। 8वीं क्विकली कहानी, रिवॉर्ड्स ऑफ फेलियर। इन्होंने अपने टाटा नैनो के फेलियर से एक चीज सीखी कि क्या, कि ट्राई फ्रूगली एंड फेल फास्ट। वो उन्होंने कल्चर ही बना दिया। तब रतन टाटा ने आके सबको सिखाया कि भाई ऐसा करते हैं, हम फेलियर को रिवॉर्ड करते हैं, छोटे छोटे फेलियर होने दो। उन्होंने एक एनुअल कॉन्टेस्ट ही लॉन्च कर दिया टाटा ग्रुप में, कहते चलो एक कॉन्टेस्ट लॉन्च कर देते हैं, मैं जो सबसे बढ़िया फेल्ड आइडिया होगा उसको रिवॉर्ड दूंगा, ताकि लोग मेहनत तो करें, और जितना बढ़िया फेल्ड आइडिया होगा मैं उसको, ताकि छोटे छोटा मेहनत करो, छोटी छोटी फ्रूगल फ्रूगल, बहुत बड़े फेलियर मत करो, छोटे फेलियर जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी सीखो, इट विल स्पार्क योर इनोवेशन। तो रतन टाटा का मैसेज था कि फेलियर इज अ गोल्ड माइन फॉर द कंपनी। अब उन्होंने कई सारे फेलियर फिर देखे कि आने लगे, वो बहुत वैल्यूएबल थे। इन्होंने एक वहां पे स्टूडेंट्स ने छोटा आइडिया फेल किया, लेकिन बहुत अच्छा था कि छोटा ट्रक क्या 3 व्हीलर को रिप्लेस कर सकता है। ये इस पे भी टाटा ग्रुप ने ट्राई किया। ऐसा नहीं है कि टाटा की 100 से ज्यादा कंपनियां ऐसे ही बन गई, कई आइडियाज पे छोटे छोटे फेल करते हैं, लेकिन कम खर्चे में फेल करके सीख जाते हैं। एक इन्होंने चीप वाटर फिल्टर भी बनाया, उसका नाम रखा था द स्वच्छ। उसमें राइस हस्क होता है ना, चावल का भूसा, उसी से बनाने का प्रयास किया। एक प्रोटोटाइप भी बनाया $500 के अंदर। कितना? $500 में, यानी कि लगभग 30-40 हजार रुपए के अंदर क्या एक मकान को खरीदा जा सकता है दुकान से। किसी दुकान पे जाओ, मकान खरीद के ले आओ। क्या? हाँ, 40,000 रुपए का मकान खरीदो तो डिसमेंटल करके मकान को जाकर के वापस फिट कर दे, ऐसा छोटा सा मकान बना सके, उस पे भी इन्होंने काम किया। $20 के अंदर कमर्शियल ट्रैवलर्स को क्या रास्ते के अंदर अकोमोडेशन दिया जा सकता है, जो ड्राइवर वगैरह बेचारे कमर्शियल ट्रैवलर होते हैं। फ्रॉम एरर टू एरर वन डिस्कवर्स द एंटायर। यही था रतन टाटा का फिलॉसफी के छोटे 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 फेलियर करो, सीखो, तभी कंपनी आगे बढ़ेगी और इनोवेशन आएगा। 9वीं कहानी, फिलैंथ्रोपी। ये तो उनका नाम ही है, फिलैंथ्रोपी मतलब दान देना, सेवा करना है जी। रतन सेवक टाटा, शायद इनका नाम ऐसा ही होना चाहिए था, रतन फिलैंथ्रोपिस्ट टाटा। ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट जो आज भी 66% के आसपास अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स को चैरिटेबल ट्रस्ट में देके दान दे देते हैं। हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन पे, वाटर के कंजर्वेशन पे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, गरीबों को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, डिजास्टर रिलीफ में, चाहे वो कोरोना हो या उससे पहले का डिजास्टर हो, कहीं बाढ़ आई हो, या फिर स्पोर्ट्स को बढ़ाने में, या बच्चों को स्कॉलरशिप देने में। देखो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी तक चले गए, वहां भी उनको बोला कि अगर इंडियन बच्चे आएंगे, काबिल हुए, तो उनको फाइनेंशियल एड दे दो। वहां जाके कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को पैसा दिया है, वहां से खुद पढ़ाई किया था। 100 करोड़ रुपए के आसपास तो उन्होंने आईटी बॉम्बे में दे दी कि टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी डिजाइन यहाँ बना दो। लेटेस्ट अब इन्होंने 1,500 करोड़ रुपया कोविड में दान किया। इसको देखो, पहले तो ये ना लोगों को दान दिया करते थे, बाद में उन्होंने प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड किया कि बीमारी ठीक करने की जगह कुछ ऐसा कर दो कि बीमारी हो ही नहीं, है जी। जैसे अल्फ्रेड फोर्ड आए थे ना इंडिया में, उन्होंने आकर के इस्कॉन को मायापुर में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाने के लिए दान दिया। तो उनको पूछा ममता बनर्जी ने, भाई फोर्ड साहब यहाँ इतना दान मंदिर बनाने को क्यों दे रहे हो? एड्स के लिए दान दे देते। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा दान दे रहा हूँ जिससे एड्स होए ही नहीं। हाँ, ऐसे ही रतन टाटा क्या बोले, मैं कि बीमार होने पे बीमारी ठीक करने की जगह ऐसा दान देना चाहता हूँ जिससे बीमारी होनी बंद हो जाए। टाटा ग्रुप फिलैंथ्रोपी में इतना आगे है। 2011 का मैं अपना पर्सनल किस्सा भी सुनाना चाहूंगा। मेरे गुरुदेव के आदेश पे उन्होंने कहा हम गरीब बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप टाटा ग्रुप से जाकर के मिलिए, वो बहुत दान देते हैं। तो तब अर्जुन मुंडा सांसद हुआ करते थे उन दिनों, ये मेरा पर्सनल किस्सा है 2011 का बता रहा हूँ, जमशेदपुर से। और तब मैं उनको गया, उनके पास जाके उनको गीता के कुछ कथा सुनाई।
उनको बताया यज्ञ दान तपा कर्म कि यज्ञ दान तपस्या कर्म ये सबको करना चाहिए, पावनानि मनीषी नाम। बहुत खुश हुआ अर्जुन मुंडा अचानक भगवत गीता पढ़ते पढ़ते 15 दिन में झारखंड की सरकार पलटी, मुख्यमंत्री बन गए। बहुत खुश हुए, बोले विवेक बिंद्रा जी आपने मुझको गीता दी और मैं मुख्यमंत्री बन गया, आइए चलिए मिलते हैं। शपथ समारोह पे उन्होंने बुलाया, बोला मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। मैंने कहा मेरे लिए मत करिए, मुझको आप रतन टाटा जी से, जमशेदपुर में वहां नेरुरकर हुआ करते थे, हेमंत नेरुरकर मैनेजिंग डायरेक्टर, इनसे मिलवा दीजिए। मैं चाहता हूँ गरीब बच्चों को जमशेदपुर में किचन बना दें और गरीब बच्चों को मिड डे मील के द्वारा उनको स्कूल में बुलाएं खिलाएं। तो उन्होंने मेरी वहां मीटिंग कराई। तो मैंने जाकर के मिस्टर नेरुरकर को बताया कि हम क्या करेंगे, गाड़ियों पे आपकी टाटा एस, टाटा 407 उस पर लगा देंगे बड़ा बड़ा बोर्ड कि टाटा ग्रुप आज यहाँ गरीब बच्चों को खाना खिला रहा है और मिड डे मील का कैंपेन चलाते हैं। स्कूल के अंदर बच्चों को दाल चावल रोटी सब्जी गरम गरम खिला देंगे, इससे बच्चे स्कूल आएंगे फ्री में खाना खाने के लिए। उनको आइडिया अच्छा लगा, उन्होंने 15 करोड़ रुपया डोनेशन भी दिया। ये पर्सनली मैं उन दिनों शायद उस समय 28-29 साल का रहा हूँगा और ये मेरी लाइफ का एक बड़ा अचीवमेंट था कि मैं एक सेवा कर पाया। आज भी वो किचन चल रही है, 65,000 गरीब बच्चों को वहाँ खाना खिलाया जा रहा है। उसके ओपनिंग पे मैं गया था, इनॉग्रेशन पे कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको शेयर करूंगा। तो वहाँ मुख्यमंत्री थे, ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे टाटा ग्रुप के। वहाँ पे आज तक कोई भी व्यक्ति दान देकर कभी गरीब नहीं बना है। नो वन हैज एवर बिकम पुअर बाय गिविंग। देखिए पक्षी के पीने से नदियों का पानी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार धनी व्यक्ति के दान देने से उसका दान भी नहीं घटता। ये टाटा ग्रुप के साथ मेरा एक्सपीरियंस था। और 10वीं कहानी, विनम्रता से विश्वास। वैसे तो मन करता है सर रतन टाटा के बारे में बोलते चले जाऊं, घंटों की वीडियो बनाऊं, फैमिली ट्री पे बनाऊं, उनके सब वो परिवार शुरू से लेकर के अब तक 150 साल की हिस्ट्री बताऊं, उनके कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बताऊं, बिजनेस 100 से ज्यादा कैसे चलाते थे उसके बारे में बात करूं, क्या क्या नहीं बात करूं। लेकिन चलिए समय पूरा ना पड़ता हो। एक बार वो सेमिनार में गए और एक सेमिनार में, वहां सेमिनार खत्म होने के बाद लोगों ने बोला भाई सर रतन टाटा के साथ फोटो खिंचाएं। तो सब लोग लाइन में खड़े हो गए, 3 रो बना ली। पहले लंबे वाले लड़के पीछे खड़े हो गए, फिर थोड़ी कम हाइट के और नीचे बाकी जमीन पे बैठ गए। अब सर रतन टाटा की कुर्सी लगाई थी, उन्होंने कुर्सी हटवा दी तो लोग खड़े होंगे। अब रतन टाटा जी खड़े हुए तो उनकी हाइट लंबी है तो पीछे वाले छुप जाए, पीछे जाके खड़े हुए तो रतन टाटा खुद छुप जाए तो जमीन पे बैठ 2 मिनट तक सन्नाटा हो गया। नीचे बैठे रतन टाटा बोला जल्दी फोटो खींच लो, ज्यादा देर नीचे नहीं बैठ सकता मैं। सर रतन टाटा विनम्रता की मूर्ति, विनम्रता से विश्वास तक। जब श्री नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के फाउंडर है, जब उनको बोला गया कि आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दीजिए रतन टाटा को, और वो जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने गए तो अवार्ड देते ही उन्होंने पहले उनके चरण स्पर्श किए, उनके पांव छुए। ये हमारे देश की सभ्यता है और सभ्यता से ज्यादा ये स्वयं सर रतन टाटा है कि कॉम्पिटिटर भी आके पांव छूता है। अब दोबारा बता दूं, ये टीसीएस चलाते हैं, वो इन्फोसिस चलाते हैं, आपस में कंपटीशन है। कॉम्पिटिटर भी जिसके पांव छुए वो है सर रतन टाटा। कोई भी गाड़ी दुनिया में चला सकते हैं, लंबरगिनी भी चला सकते हैं, लेकिन टाटा की सेडान गाड़ी चलाते हैं। इकोनॉमी क्लास में एयर एशिया के ट्रैवल करते हैं। ट्रस्ट इक्वल्स टू कल्ट, उनका कल्ट इतना ज्यादा है। एक बार क्या हुआ, सर रतन टाटा के 1 मिलियन फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे। तो वो इंस्टाग्राम पे आए, सबको धन्यवाद कर दिया कि भाई मेरे 1 मिलियन फॉलोअर हो गए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही एक लड़की ने नीचे कमेंट लिख दिया, कांग्रेचुलेशन छोटू। क्या छोटू? अब लोग बुरा मान रहे, छोटू कह रही है, ये देख तो ले कौन रतन टाटा है छोटू बोल। उसने सोचा 1 मिलियन मतलब छोटू जैसा ही है, और लोगों ने इतना हेट स्पीच लिखा, इतना बुरा किया, ये देख तो ले, देख रतन टाटा है वो, देख। और वो बेचारे फिर रतन टाटा आ गए बीच में और उन्होंने आकर के लिख दिया नीचे। वो लड़की को पहले बुरा भला तो बोला नहीं, लेकिन उल्टा आकर के लिख दिया लड़की से कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आपके बारे में लोग इतना बुरा भला बोल रहे हैं। और लोगों को बोला प्लीज ट्रीट दिस यंग लेडी विद रिस्पेक्ट। लोगों ने बोला ओ देख ले और देख ले टाटा, और गुस्सा खा गए लोग। रतन टाटा के मामले में लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और फिर बेचारी लड़की ने भी आकर के अपने कमेंट को डिलीट किया। ऐसे ऐसा रतन टाटा का दूसरा नाम है। हजारों लाखों बातें रतन टाटा जी के बारे में गूगल पे लिखी हुई है। अगर उनमें से आधी भी सच हो तो दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी की उपाधि उनको मिलनी चाहिए। वैसे रतन टाटा जी ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो तो शायद कोई भी ना कर सके, मैं तो कभी उसके तिनके का भी प्रयास ना कर सकूं, लेकिन बिजनेस में आपको सफल बनाने की जिम्मेदारी हमने जरूर ले ली है। ये तो पक्का कर लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं। इतना बढ़िया बढ़िया दुनिया की हर प्रॉब्लम का बिजनेस कंटेंट हमने हिंदी में बना दिया, कुछ नहीं छोड़ा है। आज हमसे ज्यादा बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई भी किसी का भी कंटेंट कंज्यूम नहीं करता। केवल बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म ऐसा है, अगर हिंदी में किसी को बिजनेस सीखना है कुछ नहीं छोड़ा है, सब सिखा दिया। आइए वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल कंटेंट कंज्यूम करिए। अगर आप बनना चाहते हो सफल व्यापारी तो कॉल नाउ टू जॉइन EAE, यानी कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, एवरीथिंग। वैसे एक बात है, रतन टाटा एक ऐसे रतन है
जिन्हें भारत रत्न भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन उनको फिर भी उनके सम्मान के लिए भारत रत्न जरूर दिया जाना चाहिए। उनके जीते जी तो जरूर दिया जाना चाहिए। अगर वास्तव में कोई भारत रत्न का अधिकार रखता है तो वो हमारे देश के असली रतन है, रतन टाटा। जीते जी उनको सम्मान देना चाहिए। आज वो 83 साल के हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्होंने अपने रहते खुद को ही नॉमिनेट कराया था, भारत रत्न दिया था। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो खुद को भारत रत्न उनको दिया गया था। आज अपने प्रधानमंत्री से हम प्रार्थना कर सकते हैं, आज हमारे को कैंपेन चलाना चाहिए। और कैंपेन क्या? हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा। स्पेलिंग जरा चेक कर लेना। ये हैशटैग कैंपेन आपको मेरे साथ चलाना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपको। अगर आप मेरे साथ हैशटैग कैंपेन चलाते हैं, मैं आपको अपनी तरफ से क्या सपोर्ट कर सकता हूं? मैं अपनी तरफ से फ्री कोर्स दे देता हूं आपको। हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप को खरीदो मत। आप आओ ट्विटर पे, ऐसा करो हैशटैग भारत रत्न, रत्न में RATNA, और फॉर रतन RATAN टाटा, ऐसा करके हैशटैग चलाइए। नीचे लिख दीजिएगा रिक्वेस्ट बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये 2 हैशटैग कर लीजिए ताकि हम आपको ट्रैक कर लें। अगर आपका थोड़ा सा भी रीट्वीट, लाइक और कमेंट अच्छा हुआ, इसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा नंबर है 9810544443। बस अगर आपका 100 से ज्यादा का एंगेजमेंट आ गया, 100 से ज्यादा रीट्वीट आ गए, लाइक आ गए, कमेंट आ गए, अपना स्क्रीनशॉट मुझको फटाफट से भेज दीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर भी चलता है 9810544443, यहाँ भेजिए। मैं आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप 36,000 प्लस GST का कोर्स अपनी तरफ से फ्री दूंगा। ये मेरी रिक्वेस्ट मानिए। आइए मिल करके इस कैंपेन को आज इतने रीट्वीट दे दे, इतने रीट्वीट दे दे। आप आकर के मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, नीचे मैं लिंक दे देता हूं आपको। और साथ में मिलकर के बस इस हैशटैग को हमें ट्रेंडिंग पे लेकर के आना है। अगर रतन टाटा जी को मिल जाता है ना भारत रत्न, तो ऐसा लगता है जैसे 140 करोड़ भारतवासियों को मिल गया है। आज तक बिजनेसमैन लोगों को नहीं मिलता, लेकिन इनको मिलना चाहिए, इनके जीवन में मिलना चाहिए। यही एक ऐसे रत्न है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, ट्वीट करके स्क्रीनशॉट मुझको भेजिए। मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं, आपको कोर्स फ्री में ले सकता हूं। अगर आप मेरा सहयोग करें, रतन टाटा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग बताइए। आपको उनकी कौन सी लर्निंग अच्छी लगी, फीलिंग बताइए। अगला वीडियो किसका देखना चाहते हैं वो बताइए। देश के हर बच्चे को, हर व्यापारी को भेजिए इनके वीडियोस के। बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी को घूसखोरी के भी आप बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, जैसे रतन टाटा जी ने खुद करके दिखाया। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक किया अगर आपने तो बहुत जी। कैसी लगी है वीडियो? जबरदस्त। हाँ जी। नहीं, उनकी बड़ी भाई, उनकी जो लाइफ है, उन्होंने जितना काम किया है लोगों के लिए। जैसे वो बता रहे थे कि जब वो अटैक हुआ था तो सिर्फ अपने एम्प्लॉइज के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने बाहर जाके भी उन्होंने हेल्प आउट किया था। और जो न्यू इंटर्नीज थे जो एक दिन थे, वरना होता है ना कि यार ये तो अभी लगा हुआ भी नहीं है तो हम इसको क्यों दे पूरी जिंदगी, लेकिन पूरी जिंदगी उनका भी चलता रहा है और पे जाती रही है जो मतलब हुआ था। जी, आपका क्या कहना है? अच्छा, मुझे सबसे जो सही बात लगी ना, हम लोग अब यही सोचते हैं कि अगर हम एक्स्ट्रा मनी नहीं लेंगे किसी से अंडर द टेबल तो हम तो नहीं हो सकते। हाँ। इतनी सी सैलरी पे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन वो दिखा रहे हैं यार कि ईमानदारी से वो आज इतनी इंडिया की प्रोफेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन गया कि उन्होंने पाकिस्तान के GDP को क्रॉस कर दिया। ईमानदारी। अच्छा, मुझे इसमें जो चीजें नजर आई हैं ना, वो एक तो फेलियर, वो वाला जो पॉइंट था ना बीच में कि फेलियर आता रहता है, फेलियर आता रहता है, छोटा फेलियर आ रहा है, उससे लर्निंग लो, आगे बढ़ो, फिर फेलियर लो, फिर लर्निंग लो, फिर आगे बढ़ो। तो वो जो एक प्रोसीजर और प्रोसेस की बात कर रहे थे ना, वो एक पॉइंट मुझे इसमें बड़ा नजर आया। दूसरा, लोगों के साथ बात करना, जिस तरह वो लेबर यूनियन और वो सारी उसने कहानी सुनाई कि किस तरह वो उनके पास जाके चले गए, मतलब हम्बलनेस उसमें जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई दी। अच्छा, जो बिजनेस है उसमें उन्होंने बता रहे थे कि वो डिफरेंट चैरिटी जो है उसमें वो जाते हैं, चैरिटी करते हैं। वो ताज होटल वाला सारा जो किस्सा था कि जो बुजुर्ग हैं, बाहर हैं, जो गुजर रहा था, जो पुलिस वाला था, मतलब कि मुझे ये चीज़ें समझ आई हैं कि रतन टाटा साहब के जो पीछे कामयाबी है ना, उसके है इंसानियत की खिदमत। वो इंसानियत उनके अपने एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, रोड पे गुजरे हुए जो एक्सीडेंट, जो मसले मसाइल हुए वो भी चैरिटी, और फेलियर वाला सारा पॉइंट था। उसके अलावा कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप मल्टीटास्किंग भी हो सकते हो। अच्छा फैसल भाई, ये भी एक बात कि पॉजिटिविटी कितनी है उनमें कि वो उन्होंने वो छोटी बच्चे के कमेंट को नेगेटिव नहीं लिया, हाँ। बल्कि उसको सपोर्ट किया और उसने उस लड़की ने कमेंट डिलीट कर दिया। मतलब वो इतने पॉजिटिव है कि नेगेटिव भी Negative पॉजिटिव हो जाएगा। जुड़िए, आपको क्या लगता है कि वो जो कह रहे थे बीच में
कि ये इनके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी साहब के साथ पब्लिक के जुड़े हुए हैं, इसी तरह जो पब्लिक उनके है जो, हाँ, उनके रतन टाटा सर के साथ भी जुड़े उनके हुए हैं? एम्प्लॉइज के साथ पता है क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि उन्होंने, एक होता है ना कि आप अगले को कहते हो कि अच्छा तुम्हें ट्राई करना है, तुम ट्राई करो। उन्होंने प्यूरिफायर बनाया, एक पता नहीं वो घर इन बिल्ड बनाया कि आप उसको खरीद सकते हो। छोटे छोटे हाँ। एक्सपेरिमेंट करो जिनका बजट छोटा छोटा होगा, होता ठीक कि है? लॉस भी हो तो हाँ, कम हो। मतलब आप टीम्स बना दी ना कि अगर आपने अपनी टीम बनानी है तो आप जाओ, आप अपना एक्सपेरिमेंट करो, फेल होता है सक्सेसफुल होता है वो आप छोड़ दो और आप लोग जाओ और करो। और वो उन्होंने किया और फेलियर भी हुए हैं। एलिजा और सबसे से- पूछे, एलिजा बताइए। और इससे पता क्या हुआ है कि उन्होंने छोटी छोटी चीजों से सीखा है और सीखा है। इम्प्रूवमेंट के लेवल, जो लेवल है ना, वो इंक्रीज हो गया कि वो छोटी छोटी से सीख रहे हैं, आगे गलतियों के चांसेस भी कम हो गए हैं। इम्प्रूवमेंट नहीं, आगे गलतियों के चांसेस भी कम हो गए हैं। अच्छा, एक चीज के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे, उनकी लव स्टोरी। मैं उधर ही आने वाला था, मैं इसके सवाल के बाद उधर ही आने वाला था कि मैं यार मतलब कि वो सबसे कहते हैं ज्यादा ना, हमने love सुना story हुआ बनी। था कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और है। हाँ, वो तो इंसान को वो कहीं भी तो ले जाती जिस है। तरह मतलब उन्होंने निभाया है प्यार कि चले वो जिंदगी में नहीं तो अब कोई भी नहीं। बड़े हैंडसम है रतन। हाँ बहुत हैंडसम। अब तो जो है वो काफी एज Age हो हो गई गई है, है। बट जो जवानी जवानी थी तो मतलब कह ही डालते हो सिमी- अच्छा क्या लगता है कि वो लड़की मतलब उसको उसके पेरेंट्स ने फोर्स किया होगा या उसकी अपनी नीयत थी? नहीं, उसने कहा है ना, वो तो क्या था, लॉयल्टी थोड़ा क्या सा- होती है या नहीं होती। अगर अगर वो चाहती तो वो नहीं करती। हाँ, और वो चीज में बीच में इंडो जो चाइना की वॉर की वजह से उसके पेरेंट्स ने कहा कि तुम अभी ना जाओ, हाँ, मुझे और फिर लगता वो है उसके दादी parents का ने force- प्यार और दादी का फोन आना, तो उन्होंने अच्छा, कहा नहीं मैंने जाना मैं है। बताऊं, उनकी अपनी मजबूरी थी, उसकी अपनी मजबूरी। जिसके पेरेंट्स ने रोका था उनकी दादी ने बुलाया था, पूरी है ना? फिल्मी स्टोरी हाँ। है। तो दोनों ने प्यार निभा लिया मेरा अपना। भाई ये क्या शाहरुख खान की फिल्म थी? लेकिन वो जो उन्होंने कहा वैसे कि सर शादी रतन की टाटा की जो लव स्टोरी है उस पे बन सकती एक है। हाँ, लव फिल्म स्टोरी तो बन बन सकती सकती है। है, पूरी और मूवी बन हकीकत सकती है 2-3 कंट्रियां रोएंगी। हकीकत है, अगर बॉलीवुड वालों ने इस तरह की वो सारा सीन दिखा दिया, दादी की कॉल। ऐसे बहुत बनते हैं ड्रामास वगैरह के, एक कोई बहुत बड़ा एम्पायर है उसका ये है और अच्छा, ये अब है। उस लड़की का क्या होगा? और सर रतन टाटा तो इतने अमीर हो गए। शायद मैं सिखा रही हूँ। कहते हो कि ओहो ये क्या हुआ? भाई अच्छा, एक और चीज मैं ये यहाँ पे मेरे माइंड में ना एक आइडिया आ रहा है, मैं आप लोगों से भी पूछूंगा कि इस तरह के जो सक्सेस वाले बिजनेसमैन होते हैं, इनके ऊपर भी मूवीज बननी चाहिए। बिल्कुल लाइक बनते हैं। इनके जो है वेब सीरीज बननी चाहिए कि एक इंसान कैसे ऊपर हुआ है। उससे क्या होता है, यूथ को अगर आप कंटेंट इंटरटेनिंग भी दे रहे हो तो कुछ लर्निंग वाला नहीं, कंटेंट भी आपको दे पता है दो। कि इंडिया में एक बनती आया है। था, वेब सीरीज आई थी, उसका नाम था शायद स्टार्टअप उसका था। और उन्होंने ना एक स्टार्टअप आइडियाज थे और वो 4 दोस्त मिलके ना उन्होंने स्टार्टअप किया था। और उसके बाद एक्चुअल में इंडिया में बहुत ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो गए। नहीं, इंडिया में तो- ऐसी मूवीज बनती भी है। MS धोनी बनी हुई है, हाँ। MS धोनी की लाइफ पे पूरी मूवी बनी हुई है, तो वो बिल्कुल भी बनी- सचिन पे बनी हुई हाँ। है। इसके अलावा जो है ना बिजनेसमैन के लिए इनके अब जो है इनके सेमिनार्स वगैरह जैसे वो होते हैं, उससे क्या होता है जब ऑडियंस होती है वो सारी लाइव सुनती है मैंने कैसे business बिजनेस बहुत किया, जरूरी तो है। बहुत सारे लोगों का दिल करता है कि यार हम भी ये स्टार्टअप कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन ये इनका अपना स्टार्टअप नहीं था, टाटा स्टील्स किसी और की थी। हाँ। और वो एक एम्प्लॉय थे, वो एक लेबर थे। आप लेबर यूनियन समझते हैं कि बिल्कुल नीचे के तबके, हाँ। उसके ऊपर सिविल लाइन में इंजीनियर लगे है, वो पता खाना नहीं दे रहे हैं। कौन है। हाँ। और बिल्कुल लेबर जो होते हैं वो उसमें मतलब थे। जीरो से उठना, हाँ, जीरो और से उनको मतलब साइकिल मिली थी। साइकिल और बाद फिर में वो वो पैदल वाली मैनेजर कहानी, तक बन गए और फिर और आगे सारा। फिर आगे आते और जाओ टाटा फिर अपना कि उधर- फिर हाँ। इतने लोगों को मैनेज करना, कितने हजार। अब ये भी हमारी जो इनसाइड डायरेक्शन की फैमिली, वो भी मैं कंफर्म करे कि आपको क्या लगता है कि कितने हजार होंगे टाटा ग्रुप में एम्प्लॉयज या Employees। वर्कर्स अच्छा, या इन्होंने सारे? जैसे बताया कि ताज होटल एक वहां पे था, उसके अलावा वहां पे तो किया है। इसके अलावा मालदीव्स में एक ताज होटल था, उसमें भी जब सुनामी आई तो उनके एम्प्लॉइज ने यानी कि अपनी जान की परवाह किए बगैर कि पहले इनको रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि सुनामी तो, और मालदीव्स की अगर हम बात करें तो सुनामी वगैरह आती रहती है, तो एम्प्लॉइज उनके बड़े अच्छे थे, उनकी अच्छे एक लोग बात मिले ये उनको। भी अच्छी इससे जैसे इस कि सारी कहानी से सीखने को क्या मिला है? स्टेप बाय स्टेप हम एक उनकी दूसरे से एक सीखते बात हैं। ये भी बहुत अच्छी थी कि ना उन्होंने ना एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लेते हुए बताया कि मैं इनकी ईमानदार। ईमानदारी देखता हूँ, मैं इनकी देखता हूँ कि इनकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या कर सकते हैं। हाँ। ये नहीं देखता काम मैं खुद सिखा दूंगा, ये चीज हाँ। बहुत अच्छी थी इनकी। ये चीज आपका अच्छा, मुझे ये लगा सुन के कि नेवर लॉस होप।
हाँ। अगर कोई बात नहीं, छोटे छोटे फेलियर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लगे रहो मतलब consistent कंसिस्टेंसी के साथ हाँ, लगे रहो आप। और जो फेलियर्स है वो जरूरी होते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि फेलियर्स पे उन्होंने रिवॉर्ड रख दिया। हाँ। कि जो ज्यादा फेलियर करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, हाँ, कुछ लोग जानबूझ के भी कर रहे होंगे कि हम ये सोचो तो करते सही, हैं। दिमाग को चलाओ तो हाँ। सही। और ये भी सारी चीजें होती है कि पीछे बैंक बैलेंस में उनमें कितने करोड़ों पड़े होंगे तो उन्होंने ये रिस्क लिया। हम तो नहीं कर सकते। हमारी वीडियो जो है वो पहले ऑलरेडी 29 मिनट्स की थी और अब तो हमने इतनी ज्यादा बातें कर ली है। तो भाई आप हमारी ऑडियंस बताएं कि उनको ये वीडियो कैसी लगी है और हमारे रिस्पॉन्सेज, हमने जिस तरह से बातचीत की है कैसी लगी है, क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है, अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें इनसाइड Side reaction. टेक केयर। टेक केयर।